बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रूम। आपके साथ मैं हूं सुमेरा मिर्जा। आज के न्यूज रूम में क्या डिस्कस होगा, नजर डालते हैं, फिर वापस आते हैं। डॉन लीक्स रिपोर्ट वजीर दाखिला को दे दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। असल किरदार है कौन? पनामा केस का फैसला, JIT बनने से पहले ही मुतनाज़े कौन कर रहा है? क्या MKM पाकिस्तान के लंदन से अब भी राबते हैं? फारूक सत्तार की रैली में नारे किसने लगवाए? पाकिस्तानी सफीर की ट्रंप से मुलाकात और पाक अमरीका ताल्लुकात। नाज़रीन, इन इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे लाहौर स्टूडियो से आरिफ निजामी साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से इजहारुल हक साहब और साथ ही साथ खावर घुमन साहब भी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं डॉन लीक्स के हवाले से। डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट है वो वजीर दाखिला को दे दी गई है और तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। निजामी साहब, मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं डॉन लीक्स के हवाले से, असल और अंदर की कहानी है क्या? देखिए, डॉन लीक्स जो है वो तो अभी तो ये उसकी डॉन लीक्स की रिपोर्ट की लीक्स हैं जिसकी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। जी जी। हमारे पास कोई हतमी इतला नहीं है, लेकिन जो नाम लिए जा रहे हैं उनमें और जो नहीं लिए जा रहे हैं उनकी भी मैं जिक्र करूँगा। जी जी। कि मसलन तारिक फातमी साहब जो हैं, जो कि खुसूसी मावन हैं खारजा अमूर पे मियां नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम आ रहा है, अगरचे वो इनकारी हैं। और जो पहले बातें चली थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। आज मालदीव के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर आसिम जो हैं, जी जी, उनके साथ जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें वो मौजूद थे। जो मैंने जो सुना है वो ये है कि उनको बराह रास्त को ज़िम्मेदार नहीं करार दिया गया, लेकिन उनका नाम यकीनन इसमें है। लेकिन इतनी कोई सीरियस एलिगेशन भी नहीं है उनके खिलाफ। और आम तौर पर ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि खारजा अमूर की बजाय उनको कहीं और फिट कर दिया जाएगा, यहाँ से वो फारिग हो जाएंगे। अच्छा, ठीक। अब आ गया दूसरा मसला PIO राव तहसीन साहब का। उन पे इल्ज़ाम यह है कि उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया और उन्होंने इस खबर को रुकवाने के लिए पूरी कोई भरपूर सही नहीं की। ठीक। तो यकीनन मुझे यकीन है कि जब वो नोटिफिकेशन होगी तो उनको ये उहदा गालबन छोड़ना पड़ेगा, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ठीक। लेकिन ये कोई मुझे अजीब सा इल्ज़ाम लगता है कि PIO ने खबर रोकने की कोशिश नहीं की, या तो उसने लगवाई है तब तो वो जिम्मेदार है, अगर ये उसमें होता है तब तो बड़ा सीरियस चार्ज है। लेकिन आजकल के दौर में जब कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास या तो कुछ सीक्रेट फंड हो या कुछ हो, हर खबर को रुकवाना और डॉन जैसे अखबार को कहना कि ये खबर रोक दो, शायद ये इतना आसान नहीं है। ठीक। तीसरे जो एक और मुल्जिम हैं जो पहले ही कुर्बानी का बकरा बन चुके हैं, वो हैं परवेज़ रशीद साहब। उस बारे में मेरी खबर ये है कि वो उनको एब्जॉल्व कर दिया गया, कि उनका कोई रोल नहीं है या कोई ऐसा रोल नहीं है जो कि क्रिमिनल नेचर का हो। तो उस तनाज़र में परवेज़ रशीद साहब की इस रिपोर्ट के बाद रिहेबिलिटेशन जो है वो उसका कभी इम्कान है। लेकिन जहाँ तक मेरी खबर है कि परवेज़ रशीद साहब ने ऑलरेडी ये प्राइम मिनिस्टर को कन्वे कर दिए कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में दोबारा नहीं जाना चाहता। अच्छा। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये एक किस्म का क्या कहते हैं उसको, भेड़ों का छत्ता है, और इससे सब लोग जो हैं ये बड़ी जल्दी खायफ हो जाते हैं, सबकी नज़रें होती हैं। और मेरी तो ये भी खबर है कि वो कहते हैं मैं वजारत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा। मैं आम वर्कर के तौर पे इतला करूँगा काम। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो ये एक और लीक हुआ है, जी जी, वो भी बड़ा सीरियस ब्रीच है।
वो ये है कि ISI को फिर मुतनाज़ बनाया गया इस बात चैनल्स पे। जी जी। इसका भी सख्ती से नोटिस दिया जा रहा है और इस हवाले से कोई मीडिया के ऊपर कोई SOP या कोई कदगन इस किस्म की बात जो है वो चल रही है बाज हुकूमती एहलकारों के दरमियान और खाकी एहलकारों के दरमियान। ठीक है। वो हो सकता है कि ISPR कई गालबन जी जी। जो कुछ लोग हों, ठीक तो उम्मीद करते हैं कि इस सारे मामले में ये ना हो कि कुर्बानी का बकरा जो है वो मीडिया ही बन जाए। ठीक है, इजहार साहब क्या कहेंगे? कुर्बानी के बकरों की बात हो रही है, हुकूमत के वो लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं, क्या वो वाकई इसमें मुलविस हैं या वाकई उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और उनकी बैक पे कोई और है? जी शुक्रिया सुमेरा। उस दिन मैंने बकरों के बारे में कोई बात की थी तो मालूम हुआ कि काफ़ी मकबूल आम व ख़ास हुई। ये सारा सिलसिला डॉन लीक्स का बहुत अजीब और बड़ा फिशी और बड़ा मशकूक और बड़ा फुसफुसा सा लग रहा है। ठीक। देखें, डॉन लीक्स में लीक्स की बात है। क्या तारिक फातमी साहब ने ये खबर लीक की? यस और नो। क्या राव तहसीन ने ये खबर लीक की? खुद की, किसी के कहने पर की? यस और नो। ये तो पता नहीं चल रहा कि खबर लीक किसने की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राव तहसीन ने वो रुकवाने की कोशिश की। सही। अब राव तहसीन को जहां तक मैं जानता हूं वो बड़ा सीजन्ड सिविल सर्वेंट है और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में उसने 2 डेकेड से ज्यादा गुजारे हैं। मैं नहीं समझता कि वो कोई इस किस्म की काम ऐसा करेगा बच्चों जैसा कि जिसमें उस पर इल्जाम आए। ये रिपोर्ट अभी तक जो मुझे मालूम, इस पर जो मुझे क्या हर शख्स इसमें रीड कर सकता है कि ये असल बात नहीं है, ये 2 और 2 4 वाली बात नहीं है। सवाल ये है, अभी मैं आने से पहले खबर पढ़ रहा था टीवी पर कि तारिक फातमी साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, अभी ये खबर चल रही थी। इसकी भी तरदीद हो गई कि उन्होंने इनकार किया, मांगा ही नहीं गया। हो सकता है उनमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई हो कि उन्होंने दरबार में कुर्बानी का बकरा बनने से इनकार कर दिया हो। सही। ये रिपोर्ट का जो असल पोर्शन है वो ये नहीं है। ये बात छुपाई जा रही है कि अंदर की उस दिन की जो मीटिंग की खबर थी वो डॉन के सहाफी को किसने दी। देखें, इट बॉयल्स डाउन टू दिस पॉइंट कि वो खबर किसने दी ये नहीं बताया जा रहा, इधर उधर से पकड़ा जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये रिपोर्ट जो है वो अवाम को या जो कंसर्न्ड हलके हैं, मुतल्लिका हलके हैं, उनको मुतमईन कर सकेगी। ठीक है। अच्छा घुमन साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। बात ये हो रही है कि रिपोर्ट को जो लीक किया गया है, जो खबर लीक की गई है, क्या समझते हैं, क्या किसी के मकासद हो सकते हैं इस खबर को लीक करने के हवाले से? अच्छा, मैं जब तक ये खबर, ये रिपोर्ट प्रॉपर किसी पब्लिक फोरम से, इंटीरियर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज नहीं होती, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ, सारी सूरत हाल को। जी जी। देखें, ये जो कमेटी बनी थी, इसमें भी एक MIA और एक ISI के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो उससे एक चीज का पता चलेगा कि जिस तरह के क्या वाकई जो पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के जो ताल्लुकात हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अभी डिवाइड है, फ्रिक्शन है, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल खम ख्याल हो चुके हैं। तो ये रिपोर्ट से काफी चीजें जाहिर हो जाएंगी। उसे पता चल जाएगा कि रिपोर्ट के अंदर ये जो 7 रुकनी कमेटी है, जो JIT बनी थी, कि वहां पे किस तरह के रिकमेंडेशन आती हैं, किस तरह की सजेशन आती है। जहां तक ये बात ये आ रही है फातमी साहब की या राव साहब की, वो या सेनेटर परवेज रशीद साहब की, देखें वो तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वो जो कुन फयाकुन कहेंगे, जो कहेंगे तो वो हो जाएगा। अगर उन्होंने जाना है, उन्होंने कहा कि परवेज रशीद साहब को भी आप जाएं घर, वो चले गए थे। अभी आप फातमी साहब को भी अगर उन्हें बकरा बनाना है या किसी और को बकरा बनाना है तो वो भी चले जाएंगे। इसमें जो सबसे अहमियत की चीज है हामिल, वो किसी भी मेरे ख्याल में कानून के अंदर होती है, वो क्राइम सीन होता है। ये सारे का सारा जो अगर क्राइम हुआ है, उस टाइम कहा गया था ये क्राइम हुआ है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी इससे हर्ट हुई है। वो क्राइम सीन था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हुए हैं। उसके बाद जब हुआ था, आपको याद होगा कि कोर कमांडर मीटिंग हुई थी, वहां पे से जो बयानिया आया था उसमें भी ये कहा गया था कि इससे कौमी सलामती के सीरियस किस्म के मसाइल पैदा हुए। तो हमने देखना यह है कि वो जो मसाइल पैदा हुए थे उनको वाकई एड्रेस किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, या फिर वही जिस तरह इजहार साहब कह रहे हैं कि फिशी फाशी हो जाएगा, उसके बाद सारा वो पाकिस्तान में कहते हैं कि मिट्टी पाओ तो आगे चलो। अब आगे और बहुत ज्यादा मसले मसाइल, आप तो आप पनामा का इशू चल रहा है, तो इसको आराम से निकाल दिया जाएगा। रिपोर्ट आएगी तो उस पर देखा जाएगा उस पर क्या होता है। मैंने जिस तरह कल अर्ज किया था, ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी।
इजहार साहब, इसके ऊपर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त है ब्रेक का। निजामी साहब आपसे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी निजामी साहब। जी, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था पिछले प्रोग्राम में कि ये डॉन लीग्स को एक मखसूस पस मंज़र में देखना चाहिए। ये वो था जबकि जनरल राहील शरीफ अपनी एक्सटेंशन की पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक, और सिविलियन लीडरशिप और फौजी लीडरशिप में बड़ा सख्त खिंचाव था। ठीक, जहाँ तक इस खबर का तल्लक है, पता नहीं हमारे मीडिया के लोग डॉन लीग्स लगे रहते हैं। ऐसी कई खबरें छपती हैं। हमारा तो काम है कि हम अंदर की खबर निकालें, बिल्कुल सही। और अगर डॉन के मुतल्लिका रिपोर्टर ने अंदर की खबर निकाल ली और वो दे दी, और मैं तो इस पे भी इसको डिबेट करने को तैयार हूँ कि इस खबर के बाद कौन सा तूफान आ गया जिससे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। सही। सबको ये खबर पता है कि सिविलियन और जो खाकी लीडरशिप है वो जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, जी जी, उसके बारे में एक पेज नहीं। मसलन अगर शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह दिया गया कि जी वो रेजिस्ट कर रहे हैं रेंजर्स की यहाँ तैनाती को पंजाब में, तो किसको मालूम नहीं था ये? बिल्कुल सही। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो सीटीडी और पुलिस अच्छी काम कर रही है, तो किसको मालूम नहीं था? सही। तो मैं तो इस सारी बात को एक उस वक्त के तनाजर में स्टॉर्म इन अ टी कप से ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसका सिर्फ नुकसान ये हुआ है कि इससे मीडिया को डराया गया, इससे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कहा गया कि आप मजीद कातल लगाएं जी बिल्कुल मीडिया पे। सही। बंदा जाने हम मीडिया के लोग जो हैं सारे एक ही सिमत पे चल पड़ते हैं, डॉन लीग्स। हेवंस हैव नॉट फॉलन अगर ये डॉन लीग्स आ गई तो। इस पे जी देखिए निजामी साहब, देखिए 6 अक्टूबर को ये खबर छपी थी। उसके नेक्स्ट डे जो था, इसमें किया क्या कि इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई। तो इन्होंने जो तूफान खड़ा किया वो तो खुद सिविलियन हुकूमत ने खड़ा किया। उसके बाद ये जब मीटिंग होती है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले इनकी एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके अंदर इन्होंने माना कि ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो बेसिकली ये सारे का सारा हवा क्रिएट किया या इसको एक बहुत नॉन इशू को इशू बनाया आपके मुताबिक, तो वो तो सिविलियन गवर्नमेंट ने खुद किया। ये कह देते कि सिंपल सा इशू हुआ, डिस्कस हुआ, बहस नहीं करना चाहता, ये मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं गुमन साहब। तो चले, वही मैं कह रहा हूं कि बेसिकली ये सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी मिसहैंडलिंग देखिए, इस पर मैंने बात करनी है, वो ये कि ये बात के इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं है, मीडिया को क्यों मतून किया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये रेलेवेंट नहीं है। सही। अब फेट अकम्पली है एक बात, डॉन लीग्स की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट में इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। इस खबर को उछाला गया, वो सही है या गलत, ये बात तो अब पुरानी हो गई है। ये बिल्कुल अगर सही है नेशनल कि सिक्योरिटी का इस ब्रीच खबर हुआ के तो चलने से अखबार के एक खिलाफ कार्रवाई करें, आदमी- उस रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। वो तो हम नहीं जो कर भी सकते, है, जो लेकिन उन्होंने अब कानूनी डॉन को लीग्स तोड़ा, को बहस ये कर ऐसे ही रहे हम हैं लगे हुए हैं और अब खामखा। डॉन लीग्स में ये रिपोर्ट मैं तो पहले इसको तो मेरा बिल्कुल ख्याल है कि ये इस पे अलग public बहस नहीं करने को की जाएगी। तैयार हूं, दूसरा लेकिन ये ये है कि वक्त जो नहीं है। डॉन लीग्स का टारगेट बात करेंगे रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चले निजामी साहब। जी जनाब, जरूर चलें। जी, हाँ, डॉन अगर लीग्स आ गई तो हाँ, उम्मीद करते हैं इसको पब्लिक कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। डॉन लीग्स के बाद नाज़रीन अब बात करते हैं पनामा लीग्स की। जेआईटी बनने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गई है। निजामी साहब, क्या वजह है, एतमाद का क्यों फुकदान है? ये भी जेआईटी पे भी हम लोगों ने बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है। कम से कम बंद तो लेने दें, सही। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि ये जेआईटी के असल बॉस जो है वो खुसूसी अदालत होगी। नंबर 1 बात है, जो खुसूसी अदालत तो नहीं कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच। एक दूसरे ये है कि जो जेआईटी है वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, उसका काम नवाज शरीफ को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, वो उन्होंने उससे हकायक जो है वो उनके असर्टन करना है। ठीक है। और तीसरे ये कि इतनी कोई फिक्र की बात नहीं, जैसे कि बाज़ हुकूमती प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जी वो तो इस फैसले के जरिए हम एब्जॉल्व हो गए, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब उनको एहसास हो गया है कि ये कोई इजी सेलिंग नहीं है। यानी 2 हफ्ते के बाद भी जी जी, ये जेआईटी जब सुप्रीम कोर्ट को की खुसूसी बेंच को रिपोर्ट करती तो वो ये कह सकता है
सुप्रीम कोर्ट का बेंच के यार प्राइम ऐसा है, ये सारा मामला जो ऐसा है कि इसको इलेक्शन कमीशन को रेफर करेंगे, मियां नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। सही। तो इस तरह मेरा मकसद है कि ये बहुत जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसका मसला सियासी है दरअसल। ठीक है। सियासी मसला यह है कि इसके बेसिस के ऊपर नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन की डिमांड जो है उसको हवा दी जा रही है। अगरचे सही। अब आहिस्ता आहिस्ता मसलन आपने देखा होगा कि जो बार एसोसिएशन हैं, पहले दिन आया कि लेकिन अब बार एसोसिएशन में बड़े इख्तलाफात पैदा होते, तो वकला की तो मूवमेंट चलने नहीं। जरदारी साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाके इमरान खान के खिलाफ शुरू हो जी गए। बिल्कुल। इमरान खान साहब जरदारी साहब को गाली गलोच कर रहे हैं। सही। और बीच में ये जो दो मुल्लाओं में जो नवाज शरीफ की मुर्गी है वो बिल्कुल सही बात। आराम होती जा रही है। बिल्कुल सही। इजहार साहब, 2 दिन बाकी हैं JIT बनने का मरहला मुकम्मल होने में, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बड़े बेसब्रे हो रहे हैं, लोग हैं, सियासी पार्टीज हैं। क्या वजह है, सब्र का मुजाहरा क्यों नहीं किया जाता? 2 दिन रह गए इसमें बाय द वे। जी 2 दिन रहे। बिल्कुल। इसमें पहली बात तो ये है कि हकायक को एसरटेन करने में और इन्वेस्टिगेशन करने में पता नहीं क्या फर्क है। इसके तो नाम में ही इन्वेस्टिगेशन शामिल है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि इसको आने से पहले ही इसकी बेहुरमती की जा रही है। तो ये सारा काम जो है ये वो लोग कर रहे हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। उसकी एक मिसाल आपके सामने है कि ये कोई गैलप सर्वे है जिसने पानामा लीक्स के फैसले के बाद, फैसला तो अभी आया नहीं, और उसमें कहा है कि इतने % जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं और इतने उसमें कंट्राडिक्शन बहुत हैं, कंट्राडिक्शन इन टर्म्स हैं बहुत। जहां तक मुझे पता है ये गैलप सर्वे अगर डॉक्टर शफीक गिलानी साहब का है तो वो नवाज शरीफ साहब के पहले या दूसरे दौरे हुकूमत में उनको कैबिनेट डिवीजन में बाकायदा एक दफ्तर मिला हुआ था। तो गैलप सर्वे या इस किस्म के जो सर्वे हैं जो लोगों की, दूसरा इसमें यह है कि 1400 आदमी उसका सैंपल है। ये इतना कमजोर सैंपल है। 22 करोड़ के आदमियों में, लोगों में आप 1400 का सैंपल ले रहे हैं जिसमें यह नहीं पता कि कंपोजिशन सूबे के हिसाब से सूबावार कितनी है, पंजाब के लोग कितने हैं। तो ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, राना सनाउल्लाह साहब उसके कुछ और बयानात दे रहे हैं, और वैसे जो अपोजिशन है पीपल्स पार्टी वाले और PTI वाले, वो भी इसको बात को बतंगड़ बनाने में, मिसलीड करने में, गलत साइड पर ले जाने में वो भी किसी से कम नहीं है। साहब एक मैं जरा क्वेश्चन करता जाऊं, इस गैलप सर्वे में जी कहा गया कि 3% नवाज शरीफ की मकबूलियत कम हुई और PTI की बढ़ी है। PTI की 2% बढ़ी है, 3-2 का तनासब हम देख रहे हैं कि काफी इत्तेफाक हो गया। पता नहीं कहां गया। बिल्कुल सही है जी गुमन साहब। जी ये सुमेरा, मैं थोड़ी सी ना जजमेंट के हवाले से बात करूंगा। देखें ये जजमेंट आने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वुज़रा और उनके वकला ये कहते थे डायरेक्टली कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का इस पनामा केस के हवाले से कोई लेना देना नहीं है। जजमेंट में क्लियर कट लिख दिया गया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो जवाबदेह होंगे। दूसरी ये बात करते थे कि जी बारी सबूत है, हम पे नहीं है। वो भी इस जजमेंट के हवाले से कह दिया गया कि बारी सबूत आप पे है, ये सवालात हैं 8-10, इसमें आपने बताना है कि ये पैसे कहां से लाए, किधर गए, कैसे इन्वेस्टमेंट हुई, सारा कुछ। ये चीजें तो डिटरमिन हो गई हैं। अब आपने बताना है, आपके पास ठीक पैसे तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो स्पेशल बेंच डिसाइड करेगा। अब बात आ जाती है जाकर जरदारी साहब का। जरदारी साहब, निजामी साहब, आपको तो याद होगा जब नवाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था तो उसके 1-2 दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि जी 4 साल हम आप काम करें, आखिरी साल हम सियासत करेंगे। तो जरदारी साहब तो वही कर रहे हैं जिन्होंने पहले कहा था कि जी आखिरी साल आ गया तो हम सियासत करेंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना वो पिटिशनर थी, ना इससे पहले पनामा की इशू पे सड़कों पे गए थे। वो तो जो जरदारी साहब वो तो रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी हवाले से वो रेलेवेंट हो जाएं। जो बार काउंसिल्स की बात है, देखिए जो मेरे पास खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार काउंसिल्स के अंदर वो जो इनका एक रविश रही है, तरीका कार रहा है, ये डिवाइड डालते हैं, उसमें इन्होंने डिवाइड डाल दी है। मेरे पास खबर है कि चंद लोग इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और ये जो बयानात आना शुरू हो गए आने वाले दिनों के, और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के अंदर ये चपलिश बढ़ेगी और ये उस डिवाइड को जो इन फाइटिंग है विद इन बार काउंसिल, ये अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। जी इसमें देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि आसमा जहांगीर जो है की बात कर रहे हैं, जो टॉक बयान दिया, बारे सबूत और या तो दूसरे बात यह है कि जो हुकूमत है पर होता है, आपकी जानिब से होगी, फौजानी साहब का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब। जो हुक्मरान जमात है वो चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई ना। अगर आप ये तसव्वुर करें कि जी ये उनको ये हक नहीं हासिल कि वो अपनी सियासत करें तो वो कर रहे हैं। जहां तक जरदारी साहब की बात की है, देखिए ना, जरदारी साहब को ये बात तो ठीक है कि उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ क्या कहा था क्या नहीं कहा था, अक्सर उन पर यह भी चार्ज लगाया जाता है कि उनका मुख फुका हुआ है। वो बात ठीक भी है, थोड़ी सी गलत भी है।
सही। लेकिन जरदारी साहब को जो मौजूदा सियासी माहौल है उसमें बुल्ले लूटने का तो पूरा हक हासिल है ना कि बिल्कुल सही, वो बिल्कुल अपनी सही। सियासत करें ठीक है। और उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मेरा बिल्कुल- ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं न जाएगी। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सिंध की सियासत पर बात करते हैं। फारूक सत्तार की रैली में जो नारे लगाए गए और जो गाने बजाए गए, उसके ऊपर उनका कहना है कि रैली को सबूताज करने की कोशिश की गई MQM लंदन की तरफ से। निजामी साहब, फारूक सत्तार ने कहा है कि कुछ शरपसंद आ गए थे, इन शरपसंदों को काउंटर करना, रोकना, तयन करना किसका काम था? देखिए, फारूक सत्तार साहब ने ये तो कहा, जी जी, लेकिन उस पूरी रैली में अल्ताफ हुसैन के हक में नारे लगते रहे सही। और इनमें से किसी को जरूरत नहीं हुई, लंदन वाले तो कहते हैं लंदन वाले, लेकिन किसी को जरूरत नहीं हुई कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ठीक, MQM जो है पाकिस्तान की तरफ से सही। कोई नारा लगे। इसका मतलब है कि अल्ताफ हुसैन जो है -1 फार्मूला जो सो कॉल्ड है, उसके बावजूद अब बड़ी रेलेवेंट है वो कराची और अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स। सही। इसकी मैं आपको थोड़ी सी ज़रा मिसाल देता हूँ कि MQMP या पाकिस्तान जो कहते हैं, जी जी, इन्होंने कुछ इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस वो जीते, सही। लेकिन उसमें कैंडिडेट MQM का आदमी नहीं था, MQM लंदन ने जो हिस्सा नहीं लिया जी जी, और वो ये जीत गए। हैदराबाद में एक इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन था इसका यूनियन काउंसिल का, उसमें जो वफा परस्त कहते हैं वो अपने आप को, जी जी, हक परस्त के मुकाबले में अब उन्होंने वफा परस्त हो जाए जो अल्ताफ से वफा करते हैं, बिल्कुल वहाँ MQMP जो है वो हार गई। ठीक, तो ये अगरचे इसमें एक तो अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें हैं, मसलन जो जिनका वहाँ वजूद ही नहीं है, जी जी, मैं उसमें PTI को भी शामिल करूंगा, बिल्कुल। इन बावजूद बस यार कोशिश के कुछ नहीं कर सकती वहाँ। सही। अभी मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े फंड भी बांटे जी वहाँ। जी, ये कुछ ना कुछ अर्बन सिंध में अपनी दाल गला सकते हैं, बशर्ते के अल्ताफ हुसैन के कैंडिडेट ना और उनको खड़े ना दिन होने दिया जाए। ठीक ठीक, लेकिन ये जहाँ तक MQMP का तल्लक है, ये तो पाकिस्तान के MQM पाकिस्तान नाम ही नहीं लेती उसके कंडेम करने में, सही। जो पाक सरजमीन जो है खुल के बात करती है, उनका भी लेकिन कोई खास उल्लू सीधा नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल से कि अगरचे अल्ताफ हुसैन का जो एक वो तिलिस्म तो नहीं मैं कहूँगा, जो उनकी एक दहशत थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, कराची आज़ाद हो चुका हुआ ठीक है। है। अब वो उंगली के इशारे पे और उनके एक इशारे पे सारा कराची बंद नहीं हो जाता। वो बत्ता माफिया भी जो है वो काफ़ी हद तक तहरील हो चुका है, रोशनियाँ भी बहाल हो गई हैं, लेकिन ये कहना कि उनका महाजर वोट पे होल्ड ख़त्म हो गया, ये इन हालात में मुझे कुछ थोड़ा सा ज़रा डाउट है इस मामले में। ठीक है, इजहार साहब क्या कहेंगे? देखें, ये असल सवाल यही है जो निज़ामी साहब ने गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है कि ये कहना कि महाजिर वोट अल्ताफ हुसैन का असर ख़त्म हो गया है, ये बड़ा मुश्किल है। देखें, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या होता रहा, बहुत से लोगों को यहाँ नहीं पता। पाकिस्तान के लोगों को बिलउमूम और पंजाब के लोगों को बिलखुसूस इस बात पर गौर करना चाहिए कि कराची के लोग ये जानते हुए भी अल्ताफ हुसैन का राह का तो सारा अब रिसेंटली आया है, वो तो एबनॉर्मल तो शुरू से ही थे, कभी गाने गाते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या तमाशे करते थे। जी जी, तो क्या कराची के, हैदराबाद और सक्खर के लोग सारे गैर सैयद दिमाग थे? ये हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। असल वजह यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले हम पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, बलोची बने, फिर उसके बाद उर्दू बोलने वालों को दीवार के साथ लगाया गया। मैंने ये भी पहले अर्ज किया था कि जब अल्ताफ हुसैन ने APSMO बनाई है, मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कराची यूनिवर्सिटी में 15 तंजीमें लिसानी और एथनिक बुनियादों पर काम कर रही थी। मैं आपको अब 2 मिसालें देता हूं कि उन लोगों के साथ पंजाब के मुकाबले में क्या हो रहा है। पंजाब मॉडल, रेंजर्स का पंजाब मॉडल सिंध में यह बात क्यों फैली है? इसलिए कि सिंध के साथ और सलूक हो रहा है, कराची के साथ और सलूक हो रहा है, पंजाब के साथ और सलूक हो रहा है। पंजाब में जो रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं उसमें रेंजर्स इनिशिएटिव नहीं ले सकता, वो पुलिस को फॉलो करेगा। सिंध में जो उसके इख्तियारात हैं उसमें वो खुद इनिशिएटिव लेता है, उसमें पुलिस पर वो डिपेंडेंट नहीं है। कितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। दूसरा, आप ये देखें कि मुझे जाती तौर पर यह पता है कि जब कोटा सिस्टम के दौरान जो लोग तहरीरी इम्तिहान में सिंध में फेल होते रहे, उनको घरों से बुला बुला कर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लगाया गया
और कराची के वो लोग जो शहर में रहने वाले थे, जो मेरिट पर मुकाबला कर रहे थे, पंजाब जैसे पढ़े लिखे सूबों का, उनको कुछ नहीं दिया गया। तो ये हमें उनको स्पेस देना पड़ेगा। ये कह देना कि ये सारे के सारे इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। ये बड़ा नाजुक मामला है। कराची के लोगों को संभालना पड़ेगा, उनको दीवार के साथ नहीं लगाना। और यही सबक हमें बलोचिस्तान के और फाटा के हवाले से भी याद रखना चाहिए। हम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस माइंडसेट से न सोचें, हम पूरी टोटलिटी में पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ठीक है घुमन साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? ये सुमेरा, इस पे मैं दीदी मेरे पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, जनरल मुशर्रफ आया तो उस टाइम एमक्यूएम को पूरा कंप्लीट फ्री हैंड दिया गया। कराची के साथ उन्होंने जो हशर किया, कराची के पुलिस के साथ जो हशर किया, वहां पे सारी पोलिटिसाइज बरतियां और उसका जो हम देख रहे हैं कराची का हशर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, उसके में भी एमक्यूएम हिस्सा होती है। 2013 तक, मतलब 2000 से लेकर 2013 तक कराची की भागदौड़ किसके हाथ में थी? कराची की मैनेजमेंट गवर्नेंस किसके हाथ में थी? कराची वालों के हाथ में थी, एमक्यूएम के हाथ में थी। किसी ने उनकी जेब में कोई डाका नहीं डाला, उनके पास सारे रिसोर्सेज थे। ये उस टाइम सेंटर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हाँ, इस हद तक मैं थोड़ा सा मतलब मैं एग्री करता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल यहां पे थोड़ा सा डूबियस रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर अल्ताफ हुसैन एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है तो आर्टिकल 6 क्या कहां गया? लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अभी भी केस चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बार बार इंटीरियर मिनिस्ट्री को आके बुला के पूछता है कि बताएं वो एंटी स्टेट जो स्टेटमेंट, उसकी जो तकारीर अल्ताफ हुसैन की थी, उसका क्या करना है? आप उसके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट क्या करना चाह रही है? क्या उनको आप एंटी स्टेट, क्या आप उनको गुद्दार डिक्लेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? मैं बिल्कुल सही बात है कि आज भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा लीवे, थोड़ा रूम प्रोवाइड करेंगे अल्ताफ हुसैन को, सारे का सारा कराची, सारे का सारा हैदराबाद अल्ताफ हुसैन की जेब में है। जब तक अल्ताफ हुसैन सांस ले रहा है, जिंदा है, कराची अल्ताफ हुसैन का है। अगर किसी को शक है कि जी पीएसपी और दूसरी छोटी मोटी जमातें वहां पे कामयाब हो जाएंगी, इसकी वजह देखनी चाहिए ना, इसकी वजह पर गौर करना चाहिए। सर वजह तो वही है, वही मैं कह रहा हूं कि जब उनके हाथ में सारा कुछ बागदौड़ थी, अल्ताफ हुसैन के पास सारा कुछ था, उसमें ये बात कहना कि जब हुकूमत उनके पास थी, ये बड़ी सही बात है। ये कहना बड़ा डीप रूटेड है और ये पार्टीशन के वक्त से चल रहा है। अर्बन सिंध को दीवार से लगाया गया। ये बात हम भूल जाते हैं कि जैसे घुमन साहब ने मेरा ख्याल है कहा, भाई साल एमक्यूएम ने पूरे पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया हुआ था। रेंजर्स के इख्तियारात के बारे में कहा गया। पंजाब के हालात और जो कुछ खून की होली कराची में खेली जा रही थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात देना वक्त की ज़रूरत थी। अब है या नहीं है, इस पे बहस हो सकती है। तो जहाँ तक ये तो बात है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये एमक्यूएम का जिन जो बोतल से बाहर निकाला वो ज़ियाउल हक ने निकाला। उस वक्त गौस अली शाह ने इसको मिडवाइफ किया। उस वक्त मकसद ये था कि जमात इस्लामी का होल्ड जो है अर्बन कराची में ख़त्म किया जाए। तो ये तो पैदावार तो इस्टेब्लिशमेंट की थी और अब भी इस्टेब्लिशमेंट से गहरा नाता रहा। मुशर्रफ जो वह समझते थे कि मैं बिल आखिर एमक्यूएम का सरबराह बन जाऊंगा, उनका ख्वाब था, वो ख्वाब देखते हुए अब तो बाहर चले गए। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक की जानिब जाना। ब्रेक के बाद बात करेंगे नए पाकिस्तानी सफीर की डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात हुई है, क्या असरात होंगे इसका, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, पहला राब्ता किया गया नए पाकिस्तानी सफीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, ये किस तरह से देखते हैं? ये अपने क्रेडेंशियल उन्होंने पेश किए हैं और ये पहला राब्ता है जी मियां नवाज शरीफ को जो उन्होंने फ़ोन किया था। उसके अलावा अब तक जो सूरत हाल जा रही है, अमेरिका पाकिस्तान से वो सलूक नहीं कर रहा जो कि बाज़ लोगों का ख्याल था इंडियंस का कि वो बड़ा सख्त तरीके से करेगा। और जो ट्रंप की पहले बातें थी इंडियन लॉबी के हाथों में, वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है इंडियन लॉबी जो है। लेकिन इसके बावजूद अभी मामलात जो हैं वो थोड़े से उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज करने की पॉलिसी रखी हुई है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे अंडर करंट्स हैं जो कि बड़े ख़तरनाक हैं। अब अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते एक बम मारा गया जिसको कहा मदर ऑफ ऑल बम, बड़े तमतराक से। वो एटम बम को छोड़ के सबसे बड़ा बम था और उन्होंने कोई अंडरग्राउंड तबाह किया, हमने आईएसआईएस का टनल तबाह कर दिया, तालिबान को ये कर दिया। और अब उन्होंने मदर ऑफ ऑल अटैक्स किया तालिबान ने, जिसमें कोई 190-200
लोग जो है मारे गए हैं उसमें, फौजी जो है उनके। जी बिल्कुल। और उसके साथ जो अफगान डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम गालिबन है अब्दुल्ला हबीबी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये तो बातें वैसे होगी ना जो खबर की हद तक, जी जी। लेकिन साथ साथ जो जनरल निकलसन है, जो वहाँ पे जितनी फौजें हैं नेटो की उनके सरबराह हैं, उन्होंने और फौजें मांगी हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहता रहा कि मैंने नहीं भेजनी। साथ ही उन्होंने हक्कानी नेटवर्क का जिक्र किया कि ये करवा रहा है वहाँ। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक की स्टेट है जो उनकी फ्रंट लाइन स्टेट तो है ही खैर, और जहाँ से हमारा ये कहना है कि वहाँ से वो मुल्ला फजलुल्लाह वगैरह के लोग भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनके बारे में कहा जा रहा है। जी जी। तो एक तो ये दबाव बढ़ेगा, दूसरे मुज़ाकरात की बात की जाती है। अब तालिबान तो इस वक्त ऑन द हाई है, उनको मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है। अशरफ गनी जो है वो एक तरफ तो ये नॉर्दर्न अलायंस कहते हैं बीबी साहब, सही, दोस्तन से उनकी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ करजई जो हैं वो बड़े से खिलाफ है उनके, और आगे अफगानिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो कुछ सारी इंस्टेबिलिटी है और जो ये शोरिश है और उसमें तालिबान की जो अपसर्ज है, जी जी। पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि मजीद मुश्किलात हैं। और इसमें मेरी अब भी राय ये है कि हमें एक कुल वक्ती वजीर खारजा होना चाहिए। अगर तारक फातमी साहब चले जाते हैं इसके जरिए, डॉन लीक्स के जरिए, तो हमें कोई इस मामले में करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को बड़े भरपूर तरीके से एंगेज करने की जरूरत होगी, नंबर एक, और हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज पे नजरसानी भी करनी होगी बदले हुए हालात। ठीक है इजहार साहब, क्या कहेंगे, क्या असरात होंगे इस मुलाकात के? ये मुलाकात एक रूटीन की मुलाकात है, क्रीडेंशियल्स पेश किए गए हैं, और इस मुलाकात को हम जिस तरह हाईलाइट कर रहे हैं हम यहाँ बैठकर या पूरे मुल्क में, उससे ये बात पता चलती है कि ज़हनी तौर पर हम अभी अमेरिका को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की रविश पर कायम हैं। अफगानिस्तान में असल मसला ये नहीं है, ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए उनके डिफेंस मिनिस्टर पर, जिसने कहा है कि एक और अनदर टफ ईयर इज कमिंग इज अहेड। अफगानिस्तान में जो शुमाल में मज़ार शरीफ पर जो अभी तालिबान ने हमला किया है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि तालिबान बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि ये शुमाल का इलाका है, ये पख्तूनों का इलाका नहीं है, ये उज़्बेक स्पीकिंग इलाका है मज़ार शरीफ। इसमें वो इलाके में कंदूज भी शामिल है, जिससे 2-3 दफा ये इन्होंने लिया, फिर इनसे वापस लिया गया। सही। पाकिस्तान को चाहिए कि बजाय अमेरिका को इतनी अहमियत देने के, चाइना और रशिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान का कैनवस को वसी करे और ऐसा हल निकाले जिसमें सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ पाकिस्तान पर न पड़े। देखें, पाकिस्तान नेक नियति से भी अगर कुछ करता है तो अफगानिस्तान के लोग ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमारे मामलात में दखल दे रहा है। तो पाकिस्तान को अपने अंडे सारे जो हैं वो अमेरिकन बास्केट से निकाल कर रीजनल बेसिस पर चाइना के साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि भारत का वो सही तरीके से मुकाबला कर सके। सिर्फ एक बात है कि चाइना, रशिया और अमेरिका, इजहार साहब, सब यक जुबान है इस मामले में कि तालिबान को कुछ सेफ हेवंस नहीं मिलना चाहिए। इसका क्या इलाज है आपके पास? जी इजहार साहब। सर मैं आपको एक सेकंड, उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं बात करूं। देखिए, इसमें आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडर करंट्स और करंट्स बहुत हैं। अब रशिया जो है वो तालिबान को मदद दे रहा है, लेकिन अमेरिका तो मदद नहीं दे रहा। तो इसमें जो अंडर करंट्स हैं वो में अगर देखें तो सारे शायद वो एक पेज पर ना हो। ठीक है जी घुमन साहब। जी अब आप फरमाइए। अच्छा, मेरा ऐसा है कि पिछले दिनों कुछ बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हुई थी फॉरेन ऑफिस में, तो मुझे बुलाया गया, मैंने वो बैकग्राउंड ब्रीफिंग अटेंड की है। जो रशिया और चाइना जो इजहार साहब बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो चाह रहे हैं, क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिकन लड़ के हार गए हैं, वहां पे कुछ नहीं बन पा रहा। तो तालिबान की मौजूदगी वहां पे जरूरी है। अगर आपने अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए वहां पे तालिबान का होना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए इजहार साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें चाइना और रशिया के साथ मिलके, लेकिन वो अमेरिका आपके साथ इस पे बात पे एग्री नहीं करेगा, वो डिफरेंट ब्लॉक की तरफ देख रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें क्या करना है? जिस तरह निजामी साहब ने कहा ना कि इस टाइम हमें चाहिए फुल फ्लैज फॉरेन मिनिस्टर। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये पनामा के इशू के हवाले से तो वो इतने, आपको पता है, मॉरली अब उनकी जो वो स्टैंडिंग नहीं रही। मुल्क के अंदर
तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं वो उनका इस्तीफा मांग रही हैं। आपको सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेंथ आपने पार्लियामेंट से लेनी होती है। पार्लियामेंट जहां के आप लीडर ऑफ द हाउस हैं वो कह रही है कि माजरत के साथ हम आपको नहीं मानते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कह रहा है कि आपके बारे में कह रहा है कि आप सादिक और अमीन नहीं है। 2 जजेस ने कहा है और बाकी 3 ने कहा है कि दोबारा एक और तलाशी दें। उसके साथ साथ प्लानिंग का तो हाल यह है कि अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी गर्मी ज्यादा हो गई है। अब जो वर्दी बनाई थी वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो अब वो कहते हैं इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इस लेवल की तो हम पॉलिसी हमारी जो प्लानिंग है वो कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट जी तो वो इस जो हमारा रीजन है बिल्कुल इस टाइम टर्मोइल में है। हमें बड़ी सॉलिड किस्म की जो एक वेल थॉट आउट जो हारजा पॉलिसी पे अमल करना है, और उसके लिए हमें प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग करनी है। मुल्क के अंदर आप प्राइम मिनिस्टर साहब देखें वो वक्त निकाल पाते हैं इसके लिए या नहीं। जी निजामी साहब, हम देखते हैं कि ट्रंप हुकूमत से पहले मोतरजा अर्ज करता हूं कि हम सादिक और अमीन का ये जो लफ्ज है हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए तारीख में ये लफ्ज मुफरद नहीं है, ये मुरक्कब है। तारीख में सादिक और अमीन का टर्म हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल ये जो लोग सादिक और अमीन कह रहे हैं नवाज शरीफ का नहीं है, वो खुद कितने पानी में हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए जजमेंट कोई सहीफा आसमानी नहीं है। जजमेंट में यार एक मिनट गुमन साहब, लेट मी स्पीक, डोंट इंटरफियर। कैन स्पीक, मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूं। जो बात हुई है सहीफा आसमानी वो नहीं है, बिल्कुल। और सादिक और अमीन की टर्म को हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी गुमन साहब, वो आपके पाकिस्तान के कानून के अंदर, आइन के अंदर ये लिखी हुई है सर। मैंने अपने पास से नहीं, तो वो आइन में भी तो गलत हो गई। अगर मैं वो कहते हैं वो है, वही मैं कह रहा हूं कि हम नहीं कह रहे। ये आइन के अंदर लिखा गया, आइन की क्या बात है? जनरल मुशर्रफ जो है उसको ट्राई कर सके हम गद्दारी के इल्जाम में, संगीन गद्दारी के इल्जाम में। लेकिन ये जो वापस में आ जाऊं इस चीज पे, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो उसकी अंदरूनी कोहेजन, उसकी मजबूती। अब देखिए ना, मतलब थेरेसा मे ने कहा कि यार पार्लियामेंट में बड़ी गड़बड़ है, मैंने ब्रेक्सिट में जाना है, मैं मैंडेट ले रही हूँ। बिल्कुल सही। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ साथ जो यानी जो मारूजी हालात हैं उसमें हम IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका के पूरे अमीन, अभी हमने जो सऊदी अरब जनरल राहील शरीफ को भेजा वो क्यों भेजा हमने? आप देखिए ना इसको। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जहां तक तालिबान का तल्लक है, तालिबान से 2 साल पहले हम मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए हमने मुज़ाकरात की कोशिश की। उसमें हमारी ISI का बड़ा कलीदी और फौज का बड़ा कलीदी रोल होना चाहिए था। लेकिन ऐसे लगता है कि अब वक्त गुजरता जा रहा है और तालिबान जो है वो ग्राउंड पे वहाँ पे जो गेंस कर रहे हैं वो अब मुज़ाकरात करने के इतने मूड में नहीं होगा कि पाकिस्तान अब उन पाकिस्तानी ब्रोकर्ड मुज़ाकरात में टेबल पे आए और कोई हल निकल आए उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब, इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब, आप तीनों का एनालिसिस देने के लिए। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।